लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 इसका लास्ट लेक्चर, क्योंकि हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और बच्चों इसकी एक्सरसाइज पे 3 लेक्चर्स हैं, तो ये इसका लास्ट लेक्चर आप देखने लगे हैं। और इसके न्यूमेरिकल की टेक्निक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था बच्चों कि मैंने कहा था कि वो स्टूडेंट जो बेसिकली इक्वेशन बना सके और प्लस कर सकता वो इन न्यूमेरिकल्स में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम फिर बच्चों इसी सिलसिले को शुरू करते हैं। तो हमारे पास शार्ट क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। लास्ट टाइम हम 12 कर चुके थे। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 बनता है, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। जबकि गिवन इक्वेशन जो आपके पास हैं ये 2 गिवन इक्वेशन है बच्चों, ये बुक से हमने देख के लिखी हैं। ये 2 गिवन इक्वेशंस हैं। सल्फर प्लस 3/2 O2 SO3 बनता है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। 2SO2 प्लस O2 2SO3 बनता है, डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है। ये डाटा आपकी बुक में बैलेंस फॉर्म में मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि इन 2 इक्वेशन का कुछ ऐसा यूज़ करना है, क्योंकि 2 इक्वेशन गिवन है, कि ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को इस वक्त फोकस करेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या डिमांड है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में अगर हम देखें तो सल्फर वाली इक्वेशन के साथ सल्फर के साथ सिर्फ 1 आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब है सल्फर वाली इक्वेशन के साथ 1 रहना चाहिए। तो सल्फर वाली इक्वेशन ये है मेरे पास, इसमें सिर्फ सल्फर आ रहा है। तो ये सल्फर वाली इक्वेशन को एज इट इज़ रहने देना है, और ये रिएक्टेंट साइड पे है और इधर भी ये रिएक्टेंट साइड पे है। जबकि दूसरी इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे SO2 आ रहा है, जबकि इसमें SO2 जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है। और एक और फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ पे SO2 के साथ 1 आ रहा है, जबकि जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे SO2 के साथ 2 आ रहा है। तो मुझे 2 काम करने होंगे इस इक्वेशन के ऊपर, 2 काम मुझे करने पड़ेंगे। एक तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे SO2 प्लस हाफ O2 यानी 1/2 O2 हो जाएगा और SO3 आ जाएगा, और इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करोगे। दूसरा काम यह है कि वो SO2 प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि यहाँ रिएक्टेंट साइड पे है, तो इसलिए इस इक्वेशन को रिवर्स भी करना है। तो इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर दें और इक्वेशन 2 को ही रिवर्स कर दें। तो ऐसा ही काम मैंने यहाँ पे आपके सामने किया है कि इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ रहने दिया। देखें ये इक्वेशन नंबर 1 थी, एज इट इज़ ऐसे लिख दी, क्योंकि इसमें कोई चेंज मुझे नज़र नहीं आ रहा। उधर भी सल्फर के साथ 1 है, गिवन इक्वेशन में भी 1 है। जबकि इक्वेशन नंबर 2 को एक तो देखें मैंने रिवर्स कर दिया। ये रिवर्स मुझे कैसे पता चला इक्वेशन 2 को मैंने रिवर्स करना है, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें SO2 प्रोडक्ट साइड पे है, जबकि गिवन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जबकि गिवन इक्वेशन के अंदर SO2 जो है वो रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है। इसको रिवर्स कर दिया, फिर इसको 2 से डिवाइड भी किया। जब इसको सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आया। इन दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐड करूंगा। मैंने कहा कि इसके पूरे न्यूमेरिकल में 1-2 एग्जाम्पल कैलोरीमीटर के अलावा बाकी सब में ऐड ही करना होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि SO3 से कैंसिल हो रहा है, और फिर हमारे पास क्या रह गया जी, सल्फर और SO2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे बच जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं, देखें हमारे पास SO2 3/2 O2 है, और ये इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 2 और इस जगह पे आ जाएगा 3 और -1, तो आपको पता है 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक O2 रह जाएगा प्लस SO2, तो ये आपके पास इसमें से जब आप ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल सॉल्व हो गई। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, और ये कैलोरीमीट्रिक मेथड से, इससे पहले भी कैलोरीमीट्रिक मेथड से न्यूमेरिकल नंबर 12 प्रैक्टिस करा चुका हूँ बच्चों। इसमें हमारे पास डाटा में क्या गिवन है, इस डाटा में हमें गिवन है मास ऑफ अल्मुनियम जो है फ्राई पैन, उसका 745 ग्राम मास गिवन है। एटॉमिक मास ऑफ अल्मुनियम हमें याद रखना है 27 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पे क्योंकि मुझे हीट फाइंड करनी है, ये इक्वेशन है मेरे पास, वो कहता है हीट फाइंड करें एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म मेरे पास ये मौजूद है। तो ये सारा डाटा तो मुझे गिवन है हीट के लिए, लेकिन इसके लिए मास गिवन था अल्मुनियम का। तो यहाँ पे मुझे इस फार्मूले में मोल पुट करने हैं, तो इसलिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि अल्मुनियम के मोल निकाल लेंगे। तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्मुनियम 745 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, तो ये मेरे पास इसके मोल आ गए 27.596 मोल्स।
अब इसी तरीके से डेल्टा टी चाहिए, तो ये मुझे गिवन है, T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, T2 में से T1 माइनस कर दें तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाता है, वो सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, एक जैसा होता है। क्योंकि अगर कोई समझता है कि सर इसको 273 ऐड करें, इसमें भी फिर 273 ऐड करें, फिर दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर भी वो 180 सेंटीग्रेड जैसे आ रहा है तो वहाँ पे केल्विन में आ जाएगा। इसी तरीके से सी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे गिवन है 24.35 जॉल पर मोल पर केल्विन। इस फार्मूले में जस्ट मुझे मोल निकालने पड़े, मोल पुट कर दिए, ये तो मेरे डाटा में गिवन था, डेल्टा टी T2 माइनस T1 करके निकाल लिया। इस पूरी इक्वेशन को जब इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जॉल में आंसर आया 129.53 जॉल। जब इससे जॉल से किलो जॉल में गए तो बच्चों हमें छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाएं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक किलो जॉल 1000 जॉल की इक्वल होता है। तो छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 120.953 किलो जॉल में आंसर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल एक न्यूमेरिकल था, ये भी मैंने कहा कि चलो बच्चों को एक दफ़ा गो थ्रू करा दो। अब बच्चों ये इक्वेशन है हमारे पास, वो कहता है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर फार्मेशन। बच्चों फार्मेशन में क्या बताया था, प्रोडक्ट 1 मोल बनती है। जब कंबस्टन की इक्वेशन कहे तो उसमें रिएक्टेंट जो है 1 मोल जलाया जाता है। फार्मेशन की बैलेंस इक्वेशन बनाएं तो फार्मेशन ब्यूटानॉल की करनी है, Fe3O4 की करनी है, एसिटिक एसिड की करनी है और यूरिया की करनी है। तो आप देखिए इक्वेशन बनाने की टेक्निक शायद पहले भी आप सीख चुके हैं इसी चैप्टर में। फिर देखते हैं बच्चों, कार्बन C की फॉर्म में होता है तो कितने कार्बन वहाँ रिएक्टेंट में मौजूद हैं, 4, तो यहाँ 4C लिख देंगे, प्रोडक्ट साइड पे मौजूद हैं। अच्छा हाइड्रोजन कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन टोटल यहाँ पे मौजूद हैं 9 और 1 10। तो हाइड्रोजन होता किस फॉर्म में, एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन। तो इसलिए हमें 10 करने हैं तो 5 यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि 9 + 1 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, O2 की फॉर्म में। वहाँ ऑक्सीजन मौजूद कितने हैं, 1, तो यहाँ पे हाफ लगा दें, 1/2 का मतलब ये हुआ 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 ऑक्सीजन, तो बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब इसकी इक्वेशन बनाएं तो आयरन किस फॉर्म में होता है बच्चों, आयरन Fe की फॉर्म में होता है, और कितने आयरन है वहाँ पे 3, तो यहाँ 3 लगा दें। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन वहाँ कितने हैं 4, तो इसके साथ 2 लगा दें। ये बैलेंस फार्मेशन, उधर क्यों नहीं चेंज कर सकते बच्चों, फार्मेशन 1 मोल प्रोडक्ट बनती है, इसीलिए जब भी ऐसे रिएक्शन जिनमें 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो उसको हीट ऑफ फार्मेशन कहते हैं। तो इसलिए उधर तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास ऑप्शन है चेंज करने का। अब हम इस पे आते हैं, इसमें सबसे पहले देख लें, जिसको मर्जी पहले लिख लें, इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं सर इसको पहले लिख लें तो क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कार्बन कितने हैं जी, इस कंपाउंड में देखें तो कार्बन 2 हैं, तो कार्बन C की फॉर्म में होता है तो 2C लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, लेकिन आप हाइड्रोजन देखते हैं उधर कितने हैं 3 और 1 4, तो 2 लगा दें। ऑक्सीजन हमारे पास उसमें नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म में, और ऑक्सीजन हैं कितने वहाँ पे 2, और O2 में भी 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ये बैलेंस है इस वक्त, ये रिएक्शन आप चेक कर लें, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बैलेंस हैं। अब नेक्स्ट यूरिया की इक्वेशन बनानी है, इसकी फार्मेशन की इक्वेशन कैसे बनाएं। फार्मेशन जब इसकी बनानी है तो आप पहले चेक करें, इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेचर में किस फॉर्म में होता है, N2 की फॉर्म में होता है, नेचर में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहाँ नाइट्रोजन है कितने, क्योंकि होल ट्वाइस का मतलब होता है 2 नाइट्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, और वहाँ चेक करते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है, और कार्बन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C की फॉर्म में, तो C लिख दिया, उधर भी कार्बन 1 है इधर भी 1 है, देखें वहाँ पे सिर्फ C लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन उसके बाद है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, O2 की फॉर्म में, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो बैलेंस करने के लिए इधर हाफ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ O2 लगा दिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट यहाँ तक हम लोग इसको, आपको बैलेंसिंग इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पे हम आए तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें डाटा गिवन है बच्चों, दरमियान में क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ दिए, वो सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको यही टेक्निक लगानी है बच्चों। जैसे ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन दी हुई हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन को देख के एडजस्ट करके प्लस करना है। तो वो काफ़ी टाइम हम इस चैप्टर पे लगा चुके हैं, इसलिए हम 21 क्वेश्चन, इसका लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब उसने दिया क्या हुआ है बच्चों, ग्रेफाइट की कंबस्टन दी हुई है,
कंबस्शन का मतलब होता है उस रिएक्शन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दें। तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की फॉर्म में होता है। तो ग्रेफाइट की जब हम कंबस्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डेल्टा एच की वैल्यू ये -393.5 किलो जॉल पर मोल है। और डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और इसका रिएक्शन जब इसकी कंबस्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डेल्टा एच की वैल्यू -395.4 किलो जॉल पर मोल है। अब वो कहता है रिक्वायर्ड इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन ला के देनी है। वो कहता है ग्रेफाइट से डायमंड में जाना है, कितनी हीट रिलीज होगी। ग्रेफाइट से डायमंड में जाना है, कितनी हीट रिलीज होगी। गिवन इक्वेशन मुझे दो दे दी गई हैं और इस चैप्टर के मज़े यही हैं कि बच्चों इक्वेशन में सब कुछ मौजूद होता है, उसका आंसर इसकी इक्वेशन में मौजूद है। अब हमने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के मुताबिक अपनी दो इक्वेशन का यूज़ करना है। दो इक्वेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रेफाइट उधर रिएक्टेंट साइड पे है, इसमें भी रिएक्टेंट साइड पे, इसका मतलब है उसके साथ कुछ नहीं आ रहा, इधर भी कुछ नहीं आ रहा। इस इक्वेशन को एज इट इज़ रहने देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे। देखें इक्वेशन नंबर 1 को मैंने ऐसे ही रख दिया कि ग्रेफाइट की कंबस्शन करें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 बनता है, डेल्टा एच की वैल्यू भी सेम जैसे यहाँ मौजूद थी उसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने लिख दी। अब अगर हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ हमने करना है। देखें हमें यहाँ पे डायमंड जो है नज़र आ रहा है प्रोडक्ट साइड पे, जबकि इस गिवन इक्वेशन के अंदर डायमंड नज़र आ रहा है रिएक्टेंट साइड पे। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि गिवन इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे है, जबकि जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अंदर डायमंड जो है वो प्रोडक्ट साइड पे मौजूद है। तो मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करूंगा। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो याद रखें जो इसके रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं जी। तो देखिए सेकंड इक्वेशन को मैंने जब रिवर्स किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही कार्बन डायमंड की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, डेल्टा एच के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस 395.4 किलो जॉल पर मोल। अब इन दो इक्वेशन को ऐसे यूज़ करूँ कि बच्चों इन दोनों को प्लस ही करना होता है, आपको पता है इस चैप्टर में, तो ताकि ये मेरी गिवन इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से कैंसिल हो रहा है। अब मेरे पास अगर देखा जाए तो कार्बन ग्रेफाइड की फॉर्म में है इनटू कार्बन डायमंड की फॉर्म में है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये वैल्यू प्लस वाली बड़ी है माइनस वाली छोटी है इसलिए आंसर प्लस में आया, डेल्टा एच इज इक्वल आ गया पॉजिटिव 1.9 किलो जॉल पर मोल। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो